नमस्कार। देश प्रदेश के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक त्रिवेदी। बहुत जल्द पश्चिम बंगाल में चुनाव होने जा रहे हैं। वहीं बीजेपी और टीएमसी इस वक्त आमने सामने हैं। आए दिन आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। पेट्रोल और डीजल की बढ़ी हुई कीमतों के विरोध का एक अनोखा तरीका अपनाया राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने। उन्होंने इलेक्ट्रिक स्कूटर पर सवारी की, वो अपने दफ्तर गई। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बैरकपुर की रैली में ममता बनर्जी को चेतावनी दी कि बीजेपी तोलाबाजी के खिलाफ वैक्सीन ला रही है। आइए देखते हैं रिपोर्ट। प्रदर्शनकारी ममता लौट आई है सड़कों पर। इस बार बैटरी से चलने वाले स्कूटर पर नजर आई। गुरुवार की सुबह ऑफिस के लिए 15 मिनट का कार का सफर उन्होंने बैटरी वाले स्कूटर से पूरा किया। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री आज एक इलेक्ट्रॉनिक बाइक पे काम पे जा रहे। ये प्रदर्शन कोलकाता शहर में हो रहा है। पेट्रोल और डीजल प्राइसेस बढ़ाने के खिलाफ ममता बनर्जी का ये आंदोलन कोलकाता के हाजरा से, जहां पे वो रहती है, वहां से वो जा रहे हैं नवान्नो तक, जो स्टेट सेक्रेटेरिएट है। बंगाल में पेट्रोल 92.12 रुपए लीटर है और डीजल 84 रुपए 20 पैसे प्रति लीटर। रसोई गैस का सिलेंडर 820 रुपए 50 पैसे का मिल रहा है। দুটো গ্যাসের দাম যদি 1650 টাকা হয়, আজকে আমার বাড়ি থেকে সেক্রেটারিয়েট পর্যন্ত আমি এই গ্রিন কার্ড ব্যাটারি কারিয়ে এলাম। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा कोलकाता में थे। बैरकपुर की रैली में उन्होंने ममता को चेतावनी दी कि बीजेपी तोलाबाजी के खिलाफ वैक्सीन ला रही है। बीजेपी तृणमूल के खिलाफ तोलाबाजी शब्द का इस्तेमाल करती रहती है। ममता जी, ये पूरा सफिशिएंट नहीं है। अभी बहुत से टीके बंगाल को लगने हैं और तोलाबाजी विरुद्ध टीका लगबे, चौल चोर विरुद्ध टीका लगबे, ए तिरपाल चोर विरुद्ध टीका लगबे, ए कॉट मनी विरुद्ध टीका लगबे। ममता शाम के वक्त फिर सड़कों पर नजर आई, एक स्कूटर पर ही, लेकिन इस बार वो खुद ड्राइव कर रही थी, पुलिस वालों की हल्की फुल्की मदद के साथ, लेकिन उनके तेवर बरकरार थे। कल के तो देखलें मैदान स्टेडियम हो गया, स्टेडियम में दुई पाशे दुई भाई, हम दो हमारा दो हो गया। जहां बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा तोलाबाजी को लेकर ममता बनर्जी को एक और बार निशाना बनाया, वहां ममता बनर्जी ने एक दूसरी रास्ता चुन ली। उन्होंने तेल के दाम में बढ़ोतरी को इशू बनाया, जिसे आम आदमी का इशू माना जाता है। कैमरा पर्सन जीडी शंकर के साथ बैरकपुर से सौरभ गुप्ता, एनडीटीवी इंडिया। और पश्चिम बंगाल के बाद अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश पर 2 लाख से ज्यादा का कर्ज है, लेकिन मंत्रियों के रहन सहन, शानो शौकत में कोई कमी ना आए, इस बात का भरपूर ख्याल रखा गया है। मध्य प्रदेश में मंत्रियों के बंगले सजाने में 10 महीने में करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए। सबसे ज्यादा खर्च मुख्यमंत्री के बंगले पर हुआ है। ये जानकारी विधानसभा में एक कांग्रेस विधायक के एक सवाल के जवाब में सामने आई है। आइए देखते हैं हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी की ये रिपोर्ट। गैस पीड़ित विधवाओं को मात्र 1000 रुपए का पेंशन नहीं, कई सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह डीए अटका हुआ। परीक्षा होने के बावजूद कई छात्र नौकरी की बाट जोह रहे हैं। हर जगह तर्क, कोरोना की वजह से सरकारी तिजोरी खाली है। लेकिन इस दौरान माननीय मंत्री जी की शानो शौकत में कमी नहीं आए, इसलिए उनके बंगले सजाने में 4 करोड़ 58 लाख रुपए से ज़्यादा खर्च किए गए। सबसे ज़्यादा लगभग 1 करोड़ रुपए सीएम हाउस पर खर्च हुए। उनके 74 बंगले स्थित एक दूसरे बंगले में भी 13,41,000 रुपए का काम हुआ। 56 लाख रुपए पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव के बंगले की साज सज्जा में लगे। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के घर में 44,84,455 रुपए का काम हुआ। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह के घर में 31,29,269 रुपए का काम हुआ। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी के बंगले पर 27,94,541 रुपए खर्च हुए। सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया के बंगले पर 19,41,810 रुपए और परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के बंगले पर 18,75,175 रुपए का खर्च हुआ। ये सब तब जब मध्य प्रदेश पर 2 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का कर्ज है। विधानसभा में सरकार ने बताया है कि पिछले 8 महीनों में ही वो 23,000 करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है। सरकार का कहना है घर खर्च होता है
पूरे आंकड़े बजट में दे देंगे। ये तो कोई व्यवस्था में कहीं हुआ होगा, तो ये तो रूटीन का काम है, निरंतर प्रक्रिया है, होता है। आखिर निवास है, आवास है, कहीं उस पर खर्चा हुआ होगा तो होता है। सर, सरकार के कर्जे को लेके आज माला बच्चन ने प्रश्न उठाया था। सारी चीजें जब बजट रखा जाएगा सब सामने आ जाएगी, पूरे प्रदेश की बजट की स्थिति सामने आएगी। ये खर्च तब हुआ है जब 2019 में ही मंत्रियों के बंगले को सजाने में 3,68,00,000 रुपए खर्च हुए थे। उस वक्त सबसे ज्यादा 45,30,606 रुपए 4 इमली स्थित सूबे के वित्त मंत्री तरुण भनोट के बंगले को सजाने में खर्च किया गया था। दूसरे नंबर पर पीडब्ल्यूडी मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का नाम आता है, जिनके बंगले पर मरम्मत के नाम पर 42,68,000 रुपए खर्च किए गए। तीसरे नंबर पर मुख्यमंत्री कमलनाथ थे, जिनके बंगले की मरम्मत और साज सजावट पर 33,80,000 रुपए से अधिक की राशि खर्च हुई थी। वैसे अब कांग्रेस पूछ रही है, कर्ज में रहकर बंगले की रंगाई क्यों की? एक तरफ कर्ज ले रहा है मध्य प्रदेश, एक साल में 33,000 करोड़ रुपए लिया। दूसरी तरफ करोड़ों रुपए मंत्रियों और मुख्यमंत्री के बंगले पर रखरखाव के लिए लिए। ये सरकार का प्रबंधन क्या है, इस सरकार की परिणति क्या है, इस सरकार का दायित्व क्या है, ये समझ में आता है। भ्रष्टाचार, सुविधाएं और कर्ज, इसका पर्याय है सरकार का। ये ठाट बाट तब है जब साल भर पहले बदले निजाम में बंगलों की चमक बदली थी। कई मंत्री वही रह गए, बंगले वही रह गए, बस पार्टी बदल गई और साल भर बाद निजाम में चमकते बंगलों की चमक फिर से बदली हमारे आपके पैसों से। ये कहानी आंकड़ों की है, विश्लेषण आप खुद कर लें। जिस कोरोना काल में गरीबों के घर अंधेरा पसरा हुआ है, वहाँ कथित जनसेवकों के घर साल दर साल जगमग हो रहे हैं। कभी पढ़ा था कि समझदारों को उधार लेकर घी पीने से बचना चाहिए। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। तो मध्य प्रदेश में जनता पस्त लेकिन मंत्री जी मस्त। अगली खबर भी मध्य प्रदेश से है, जहां ग्वालियर से पार्षद और हिंदू महासभा के नेता बाबूलाल चौरसिया ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। बाबूलाल उस वार्ड से पार्षद है जहां नाथूराम गौडसे का मंदिर बना था। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की मौजूदगी में उनको कांग्रेस में शामिल किया गया, उनका स्वागत किया गया। बीजेपी तो इस पर सवाल उठा ही रही है, कांग्रेस के अंदर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। खुद को कभी बापू के हत्यारे नाथूराम गोडसे का भक्त बताने वाले हिंदू महासभा के पार्षद बाबूलाल चौरसिया मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ की मौजूदगी में बापू भक्त बनने का दावा करने लगे। मैं बाबूलाल चौरसिया ग्वालियर दक्षिण से विधायक प्रवीण पाठक जी की कार्यशैली से प्रभावित होकर के आदरणीय कमलनाथ जी के समक्ष कांग्रेस में प्रवेश हुआ हूँ, कांग्रेस में शामिल हुआ हूँ। जहाँ तक हृदय परिवर्तन का सवाल है, तो जब वाल्मीकि जी एक डकैत होकर के जो है संत बन सकते हैं, तो मेरा हृदय परिवर्तन क्यों नहीं हो सकता? मैं तो एक आम आदमी हूँ, मेरा भी जो है हृदय परिवर्तन होकर के मैं कांग्रेस में शामिल होकर के महात्मा गांधी जी की एक लाठी बनने जा रहा हूं। हालांकि इस फैसले से पूर्व मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव सहित पार्टी के कई नेता इत्तेफाक नहीं रखते। देखिए, हिंदू महासभा वाले जिसने गोडसे की प्रतिमा लगाई हो, गोडसे की पूजा करने वाला है, उसको कांग्रेस ज्वाइन नहीं करवाना चाहिए। हम इस बात के सख्त खिलाफ हैं और इस मामले में हम विरोध करेंगे। अरे यदि वो हिंदू महासभा में थे, यदि वो भाजपा की विचारधारा से प्रेरित थे, तो वो गोडसे भक्त थे। यदि उन्होंने आज कांग्रेस में प्रवेश ले लिया, तो वो गांधी भक्त हो गए। पहले वो नफरत की राजनीति को पसंद करते थे, अब कांग्रेस में आने के बाद वो प्रेम की, अहिंसा की राजनीति को पसंद करने लगे। बीजेपी भी कांग्रेस से पूछ रही है, आखिर गोडसे का पुजारी कांग्रेस में कैसे शामिल हुआ? अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए और लाभ लेने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इससे दोहरा चरित्र सामने आता है, कथनी क्या है, करनी क्या है। तो आपकी किस प्रकार की सोच है, किस प्रकार की विचारधारा, तुष्टीकरण की बातें करते हैं। तो इसलिए इससे ध्यान आ रहा है कि कांग्रेस कैसे लोगों को संरक्षण दे रही है जो कि गॉडसे का मंदिर बनाने के लिए लगे रहते थे। गोडसे भक्त की कांग्रेस में एंट्री पर पार्टी के नेताओं की राय ही बटी हुई है। कुछ कह रहे हैं बापू हम शर्मिंदा हैं, तो वहीं कुछ नेताओं का कहना है पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब आपको लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश, जहां प्रयागराज में रोजगार मांगने बेरोजगार युवा सड़कों पर उतरे तो उनके 3 नेताओं को पुलिस ने जेल भेज दिया। उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर बेरोजगार नौजवान रोजगार की मांग पर प्रदर्शन कर रहे हैं और यहां पर बेरोजगार युवाओं की भीड़ जब सड़कों पर उतरी और बेमियादी धरने का उन्होंने ऐलान किया तो उन्हें जेल भेज दिया गया। देखते हैं कमाल खान की रिपोर्ट। प्रयागराज में बेरोजगारों की फौज सड़कों पे उतरी। युवा मंच के बैनर तले इनका आंदोलन 17 सितंबर को शुरू हुआ था। इनकी मांग है कि खाली पड़े पदों के लिए सरकार फौरन विज्ञापन दे और इन बेरोजगारों को रोजगार। पुलिस ने इन्हें बालसन चौराहे से किसी तरह हटाया जहां ये प्रदर्शन कर रहे थे। रोजगार के सवाल पे बालसन चौराहे पे शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना चाहते थे, अपनी मांगों को रखना चाहते थे, लेकिन ये सरकार और प्रशासन इतना आताताई है कि हम लोग को खड़े होने का टाइम नहीं दे रही है। हम लोग को वहाँ अपनी बात को रखने का टाइम नहीं दे रहे हैं। हम ज्ञापन नहीं देंगे, लेकिन ये हमारा धरना अभी हम इस चेतावनी के साथ समाप्त करते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार को बहुत महंगा साबित होगा रोजगार के मुद्दे पर। बेरोजगारों ने बाद में सिविल लाइंस में सभा की। सभा काफी देर चली, लेकिन बाद में जब प्रदर्शनकारियों ने वहां बेमियादी धरना देने का ऐलान किया तो पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया। आप पीछे थाना प्रभारी के मोबाइल लगे, इंस्पेक्टर धूमनगंज, इंस्पेक्टर कैंट, इंस्पेक्टर कल्लंगे जिला रोड पर आइए, रोड पर तुरंत पहुंचे माइक से लेकर के इन मोबाइल दस्तों के साथ रोड पर तुरंत मोबाइल हो जाइए। और बाद में 3 गिरफ्तार किए गए। जो ज्ञापन देने के नाम पे आए थे लगभग 80% लड़के चले गए। उसमें से कुछ लोग बैठे हुए थे जिनको बाद में समझाया गया कि ये कॉल ऐसी नहीं है कि इस रूप में कॉल की गई, नहीं इस तरह कोई कार्यक्रम की अनुमति थी। तो जो शेष लोग थे वो भी चले गए। 2-4 लोग थे जिनके कॉल पे लोग आए हुए थे, वो यहाँ से नहीं जा रहे थे, जिनको अभी यहाँ से प्रिवेंटिव अरेस्ट किया गया है और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने प्रयागराज के इस प्रदर्शन और गिरफ्तारी की खबर ट्वीट कर लिखा है कि वादा था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। यूपी में वादा था कि 5 साल में 70 लाख रोजगार देंगे। बेरोजगारी अपने चरम पे है। नेशनल सर्विस पोर्टल पे 1 करोड़ लोगों ने नौकरियां मांगी, सिर्फ 1,77,000 को नौकरी मिली। यूपी में युवा बोलता है मोदी जॉब दो, तब उस पर लाठी बरसाई जा रही है। बेरोजगारी बढ़ रही है और सरकारी नौकरी एक बहुत बड़ा मसला है। यूपी में तो सरकारी नौकरी के लिए विज्ञापन निकलवाने से लेके रिजल्ट आउट करवाने तक के लिए आंदोलन हो रहा है और रिजल्ट जब आउट हो जाता है तो मामला अदालत में चला जाता है। बेरोजगार फिर बेरोजगार रह जाते हैं। इलाहाबाद में नितिन गुप्ता और लखनऊ में कैमरामैन राजेश के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। राजस्थान में स्कूलों को खुले हुए 1 महीना हो चुका है और सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा है। फिलहाल राज्य में कोरोना के तकरीबन 100 केस रोज आ रहे हैं, लेकिन सरकार कोई खतरा मोल लेना नहीं चाहती है। उसने महाराष्ट्र और केरल से आने वाले लोगों के लिए RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट साथ लाना अनिवार्य कर दिया है। राजस्थान में विद्यालय 1 महीने से खुल चुके हैं। कक्षा 6ठी से 12वीं के 50% बच्चे नियमित रूप से स्कूल आ रहे हैं और राजस्थान में इसके बावजूद कोरोना का ग्राफ बढ़ता नहीं दिखाई दे रहा है, जो राहत की बात है। राजस्थान में हाल फिलहाल 1200 एक्टिव केसेस हैं और स्कूल में लौट के बच्चे खुश हैं क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में काफ़ी चीज़ें ऐसी रही जो बच्चे समझ नहीं पाए। अब स्कूल में रिवीजन हो रहा है और बच्चों का हौसला बढ़ रहा है। ऑनलाइन क्लास में जैसे हमें थोड़ी प्रॉब्लम्स हो रही थी, वो अब हमें स्कूल आके रिवाइज कराया जा रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग में भी ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। कोई भी चीज़ एक्सचेंज करने की हमें अनुमति नहीं है। जैसे कि पहले लंच शेयर करते थे, अब लंच शेयर भी नहीं कर सकते हैं। सरकार कहती है कि उनकी प्राथमिकता है कि बच्चों का ये साल बर्बाद न हो और इसलिए शिक्षकों को भी कोविड का टीका लगवाया जा रहा है। एक भी केसेज की कोई संक्रमित होने की कोई रिपोर्ट हमारे पास नहीं आई है और अभिभावक और टीचर्स में और बच्चों में भय भी नहीं है आज की तारीख। क्या आप लोग टीचर्स को प्राथमिकता पे ले रहे हैं? देखिए, टीचर्स को प्राथमिकता दी और पूरे हिंदुस्तान में 2.5 लाख का टारगेट था, उसके 1.25 लाख अकेले राजस्थान ने उसको अचीव किया है। तो मैं समझता हूँ देश में पहला स्टेट है राजस्थान जिसने शिक्षकों को जो है वो वैक्सीन लगाई है। पहले चरण में गांव में पढ़ाने वाले शिक्षकों का टीकाकरण हुआ था। राजस्थान में 4 लाख से अधिक सरकारी अध्यापक हैं और दूसरे चरण में इन सभी का टीकाकरण करवाने की योजना है। अभी तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो टीचर्स हैं उनको लगाई जा रही है। शहरी क्षेत्र में अभी तक इसको लागू नहीं किया गया है।
मैं ये चाहती हूँ कि शहरी क्षेत्र में भी अभी सभी शिक्षकों को ये वैक्सीनेशन लगाई जाए जिससे बच्चे सेफ रह सके। लेकिन इस सफलता के बावजूद सरकार सतर्क है। राजस्थान में नहीं सही आस पड़ोस के राज्यों से कोरोना दोबारा ना फैले, इसे देखते हुए सरकार ने घोषणा की है कि केरल और महाराष्ट्र जैसे राज्यों से राजस्थान आने वाले नागरिकों को कोविड नेगेटिव रिपोर्ट लाना जरूरी होगा। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, NDTV इंडिया।